और नॉन मेटल्स करेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर 3 है केमिस्ट्री का। इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स कर चुके हैं। जैसे पहला चैप्टर था आपका, जिसका छूटा होगा, जैसे आपका छूटा है बेटा, है ना, तो मैं करा दूंगा दोबारा से। केमिस्ट्री में हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर अभी एसिड बेसिस सॉल्ट करा था। पहला चैप्टर आपने पढ़ा था केमिकल इक्वेशंस का एंड बैलेंसिंग का। ठीक है ना, तो साथ साथ रिवीजन भी करना है। रिवीजन के लिए आप लोग बताइए नेक्स्ट टेस्ट आप किसका देंगे। लास्ट टेस्ट फिजिक्स का हुआ था, साइंस का हुआ था, तो अगला टेस्ट आप लोग देखिए, मैं सर से बात करता हूँ, मैथ्स का होगा। अगर मैथ्स का नहीं होगा तो फिर से साइंस का होगा। मैं आप लोग को कल आपको, आप लोग आएंगे तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप लोग का टेस्ट किस चीज का होगा। ठीक है ना। हाँ हाँ, पीछे के जब, हाँ, टेस्ट या तो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए तैयार है क्या? इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी नहीं तैयार है, मैं सोच रहा हूँ आप एमटीजी कर लीजिए, तब इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट दीजिए। ठीक है ना, कोई भी एक चैप्टर आप अपने मन से बता दीजिए जिसका आप टेस्ट देना चाहते हैं। एसिड बेसिस सॉल्ट का टेस्ट हो गया था, नहीं ना, एसिड बेसिस सॉल्ट का टेस्ट आप देखिए, अगर तैयार रखिएगा, मोस्ट प्रॉब्ली एसिड बेसिस सॉल्ट का टेस्ट ले लेंगे। ठीक है ना। कुंजल बेटा, आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टेस्ट नहीं दिया था क्या? कुंजल बेटा, आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टेस्ट दिया था कि नहीं दिया था? क्योंकि मेरे को आपका पीडीएफ नहीं आया था। ठीक है ना, बाकी रिजल्ट अनुपम अपना लेके जाइएगा। आपके 17 मार्क्स हैं आउट ऑफ 40। ठीक है ना, वंश के 40, वंश के 36.5 हैं, अंकित के 30 कितने, अंकित 35 हैं, अंकित के 35 हैं। कुंजल ने शायद एग्जाम नहीं दिया था, और बाकी आरव ने भी शायद एग्जाम नहीं दिया था उसका, और आपने भी नहीं दिया था। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बच्चों, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। अभी तक हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। 118 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स जो है नेचुरली ऑकरिंग है, कुछ एलिमेंट्स को इंसान खुद बनाता है, कुछ एलिमेंट्स को इंसान खुद बनाता है। समझ में आ रहा है ना? कुछ एलिमेंट्स नेचुरली ऑकरिंग होती है, कुछ को इंसान बनाता है। ठीक है, तो बच्चों सारे मिला के, टोटल मिला के 118 एलिमेंट है, जिसमें से 90 से ज्यादा इसमें लिखा है, लेकिन 95 96 एलिमेंट्स आपके क्या है, मेटल। ज्यादातर आपके एलिमेंट जो डिस्कवर हुए क्या है, मेटल है। और बाकी जो बचे मेटल और मेटलाइट्स, समझ में आ रहा है ना, मेटल और मेटलाइट्स है। तो कुछ नाम मेटल्स के देखो, इसमें क्या याद रखना है, इसमें नाम बहुत जरूरी है याद रखना, कि कौन सा मेटल का क्या प्रॉपर्टी। जहां जहां किसी मेटल के बारे में स्पेशल चीज मेंशन होगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो जैसे बच्चे देखो, कुछ चीजें जैसे मेटल के एग्जांपल में आपको तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ऐसे देख लीजिए बस। मैग्नीशियम, है ना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम, ये सब मेटल है। मतलब ऐसे तो 90 है, कितना नाम ले इंसान, है ना, लेकिन ये सब कुछ कुछ एग्जांपल जो फेमस है। नॉन मेटल मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आप एक बार पढ़ लीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब नॉन मेटल। अब डायरेक्ट हम बच्चों, जैसे डायरेक्ट हम ये लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, चैप्टर का नाम लिख के पहला टॉपिक लिखे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल डायरेक्ट। उसके पीछे का तो नाम है, उसमें क्या ही लिखे हम चीजों को। उससे पहले जो आपने पढ़ा था बेटा, कितने मेटल्स कितने नॉन मेटल्स हैं, ये सब चीज है। तो आप डायरेक्ट आप लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो बच्चे देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लीजिए बारी बारी से, ये भी आपने पढ़ रखा होगा अपने लोअर क्लासेस में। बस मैं एक बार जल्दी जल्दी इसको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है बच्चों, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ज्यादातर मेटल रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन एक को छोड़ के, वो क्या है, मरकरी। मरकरी जानते हैं ना, जो थर्मामीटर में यूज होता है, वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे मरकरी लिक्विड होता है, बाकी जितने भी मेटल है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है ना बच्चों, और भी है जैसे गैलियम, हालांकि वो मेटलाइड है। ठीक है ना बच्चों, दूसरा होता है डक्टाइल, जिसको नहीं पता है वो लिख लेंगे। डक्टाइल होने का मतलब है एबिलिटी टू बी ड्रॉन इन वायर। डक्टिलिटी एक चीज होता है, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, जैसे बोलते हैं मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जैसे डक्टिलिटी का क्या मतलब है, डक्टिलिटी फिनोमिना है। डक्टिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू बी ड्रॉन इन वायर, एबिलिटी टू बी ड्रॉन इन वायर, टू बी ड्रॉन इन वायर, एबिलिटी टू बी ड्रॉन इन वायर। मतलब जैसे वो तो मेटल है, तो मेटल को आप वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, वायर के फॉर्म में खींच सकते हैं। तो मेटल का आप क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं।
जैसे आपने पढ़ा होगा 2 ग्राम चाहे 1 ग्राम गोल्ड था, कोई मुझे बता रहा था कि अगर 1 ग्राम गोल्ड है तो उसको 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है, उसका 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है। तार समझ रहे हो ना, गोल्ड को एकदम पतला पतला तार बनाते जाए गोल्ड का, तो 1 से 2 किलोमीटर तक का हम गोल्ड का वायर बना सकते हैं। डक्टिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू बी ड्रॉन इन वायर, ठीक है ना। इसी को डक्टिलिटी फिनोमेना है, जिसमें उस फिनोमेना में क्या होता है, इस वो एबिलिटी है टू बी ड्रॉन इन वायर। तो मेटल आर डक्टाइल, जो मेटल आर डक्टाइल, डक्टाइल मतलब उनको तार में बनाया, उनका तार बनाया जा सकता है। कॉपर का वायर बनाते ही हम, है ना। और जब ज्वेलरीज बनती हैं तो आप गोल्ड के ऊपर भी देखते हैं तरह तरह के डिजाइन, तो उनका भी वायर्स बनते ही हैं, पतले पतले वायर्स बनते हैं गोल्ड के, ठीक है ना। दूसरा होता है बच्चों मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। हालांकि आपने पढ़ा होगा लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैलिएबिलिटी क्या होता है। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू बी बीटेन इन सीट, एबिलिटी टू बी बीटेन इन सीट। जिसको पता नहीं है वो लिखते चलेगा। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू बी बीटेन इन सीट। बच्चों मेटल की वो एबिलिटी जिसके कारण उसको पतले पतले सीट में, चादर में, जैसे लोहे की चादर होती है कि नहीं, है ना, किसी भी मेटल की आप चादर बना सकते हैं ना, फिल्म तो बहुत पतला हो जाएगा, चादर बना सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू बी बिटेन इन सीट, एबिलिटी टू बी बिटेन इन सीट, ठीक है ना। बच्चों मेटल्स आर सोनोरस, सोनोरस मतलब बच्चों इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड होती है। मेटल जैसा ना, जो उसका मेटल का साउंड देखिए, घंटा बजता है ना, घन, देखा है ना, वो जो मेटल का साउंड होता है उनको बोलते हैं सोनरस। मतलब एक तरह से खन, मतलब जैसे उसको मेटल जैसे दो टकराइए तो खन खन की आवाज आती है ना, तो वो किसके उस साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सोनरस। अब देखो सोनरस साउंड एक स्पेशल टाइप का साउंड है, जैसे घंटा मंदिर का बजता है, तो आपको एक साउंड समझ में आता है ना। जैसे आप कोई चीज को, मैं दो चीज को ऐसे टकराऊ एक दूसरे में, तो आप बता दोगे कि मेटल टकरा रहा है या नॉन मेटल टकरा रहा है, बता दोगे ना, साउंड को सुन के एक आइडिया हो जाएगा कि नहीं। तो साउंड का जो जो मेटल का कैरेक्टरिस्टिक साउंड है जो टकराने पे आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोनरस। तो हम बोलते हैं कि मेटल प्रोड्यूस सोनरस साउंड, ठीक है ना, सोनरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा बच्चों ये मेटल्स आर लस्चरस, लस्चरस मतलब साइनी होते हैं, ये लिख लेना, मेटल्स लस्चरस होते हैं, लस्चर मतलब साइन। ऐसे प्रॉपर्टीज लिखते जाना, अगर नहीं पता है तो ये बगल में लिख लेना, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी 1 बाय 1 करके लिखते चलना। बच्चों लस्चरस होता है, लस्चरस मतलब क्या, कोई भी लोहा है अगर वो जंग भी खा गया है, उसको ऐसे काटो, लोहे को काटने के बाद जो हिस्सा बचा उसको देखो, वो चमकता हुआ दिखेगा एकदम, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो बाई डिफॉल्ट जो होता है मेटल, मेटल साइनी होते हैं, मेटल चमकदार होते हैं। तो ये सब पॉइंट सब लिखते चलेगा बेटा। सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है, सोनोरस होता है, मेटल के कैरेक्टरिस्टिक साउंड है, और लस्चरस होता है। ज्यादातर मेटल जो है वो बेटा साइनी होते हैं, लस्चरस होता है, ठीक है ना। बच्चों मेटल की, क्योंकि ये हार्ड होते हैं तो इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन आप देख रहे हैं बच्चों, एक्सेप्शन आपको हमेशा याद रखना है। जहां भी एक्सेप्शन आ गया वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चों एक बात याद रखना, यहाँ एक्सेप्शन लिख दिया है दो, सीजीएम एंड गैलियम, एक एक्सेप्शन ऊपर भी आया है, ये सब एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनेगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन सीजीएम एंड गैलियम इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। सीजीएम का सिंबल होता है बच्चों CS, और गैलियम का सिंबल होता है Ga। सीजीएम और गैलियम, CS और Ga, सीजीएम और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है ना। सीजीएम और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जनरली जो होता है मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इसी में बच्चों पॉइंट्स बना के लिखते हैं, चलो पॉइंट्स बना के, फिर अगला पॉइंट्स, ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। और बच्चों विच आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको याद रखना है सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ। जहां पे अलग से नाम किसी भी मेटल का मेंशन है ना, उनको आपको याद रखना है। अलग से नाम कहीं भी मेंशन है उनको आपको याद रखना है। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट टू मेटल, विच आर द टू मेटल, लेड एंड मरकरी। कौन से ऐसे दो मेटल हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेड। जैसे बोलेगा विच आर द फॉलोइंग मेटल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो लेड और मरकरी को देखना ऑप्शन में, ठीक है ना। और सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ। जहां भी नाम आ जाए, एक्सेप्शन आ जाए, बस ये बॉक्सेस अगर लास्ट में तुम्हें रिवाइज करना हो तो इन बॉक्सेस पे जरूर नजर जाए। ये बात आपको पता होना चाहिए कि जहां जहां बॉक्स बन रहा है
उन बॉक्सेस पे आपकी जरूर नजर जाए। जब आप रिवाइज करें अपने चैप्टर को तो इन बॉक्सेस पे आपकी जरूर नजर जाए। एक्सेप्शन बॉक्सेस जो बन रहे हैं वो एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो बॉक्सेस को याद रखना है कि बेस्ट कंडक्टर तो होता है लेकिन मरकरी और लेड को छोड़ के, लेड ठीक है ना, शीशा आपका लेड होता है, वो पुअर कंडक्टर होता है एक तरह से, ठीक है। आगे चले बच्चों, लास्ट लिख लीजिए मरकरी की, ये देखो हाई डेंसिटी होता है इनका बच्चों, मेटल की डेंसिटी हाई होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाई डेंसिटी, अगेन एक्सेप्शन, अगेन एक्सेप्शन। बच्चों जहां एक्सेप्शन है वो याद रखना, हाई डेंसिटी होता है लेकिन बच्चों जहां जहां एक्सेप्शन है, मैं क्योंकि देखो एक केमिस्ट्री है इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो क्वेश्चन तो पूछा जाएगा भाई, क्योंकि ये रट्टाफिकेशन की चीज है। कौन से मेटल पुअर कंडक्टर है, लेड और मरकरी। कौन से मेटल अच्छे कंडक्टर हैं, सिल्वर और कॉपर। सब मेटल की डेंसिटी हाई होती है, सोडियम और पोटेशियम की कम होती है। इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, दे कैन कट थ्रू द नाइफ। तो विच आर द फॉलोइंग मेटल कैन कट थ्रू नाइफ, तो उसमें भी आपको ऑप्शन से याद रखना है कि सोडियम एंड पोटेशियम कैन कट थ्रू नाइफ, है ना, उसको हम लोग नाइफ से चाकू से काट सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है ना। सोडियम देखा है आप लोगों ने, सोडियम कभी लैब में देखिए, सोडियम और पोटेशियम दोनों बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि इनको अगर एयर में भी रखा जाएगा तो आग लग जाएगा, हो जाएगा नहीं आया, अगर आप इनको एयर में भी रखेंगे तो आग लग जाएगा। इसीलिए सोडियम को स्पेशली केरोसिन वगैरह में या किसी ऑर्गेनिक लिक्विड में प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है ना। अगर थोड़ा भी मॉइस्चर पाया सोडियम, सोडियम तुरंत आग लगा देता है, ठीक है ना। अभी एक न्यूज आई थी आज तक पे परसों मैंने देखा था कि बताया था आप लोगों ने कि सोडियम से आग लगा देते हैं, सोडियम से आग लग सकती है, बताया था ना। सोडियम के ऊपर वाटर गिरेगा, सोडियम तुरंत आग पकड़ लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, अभी आगे पढ़ोगे। मेटल का रिएक्शन जब वाटर के साथ होगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और हाइड्रोजन गैस तुरंत आग पकड़ती है, तुरंत हाईली इन्फ्लेमेबल है। तो इसीलिए हम देखेंगे अभी आगे चीजों को। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज अब नॉन मेटल भी कर लीजिए, ठीक है ना, नॉन मेटल भी कर लेते हैं बच्चों। तो बिल्कुल उसी का अपोजिट होगा, कुछ नहीं लेकिन एक्सेप्शंस यू हैव टू लर्न, है ना। बाकी बच्चों ठीक उसका अपोजिट होगा। कुंजल वंश सुनाई दे रहा है बेटा, ऑडिबल। यस सर। ठीक, चलो बच्चों एक्सेप्शन याद रखना है, ये फिजिकल नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, केवल ब्रोमीन एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड होता है। एक्सेप्शंस अगेन, सॉलिड और गैस होता है, लेकिन ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है। इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन एक्सेप्शन पे ही बनता है, ये बात याद रखना बस। जहां भी एक्सेप्शन है वो मतलब फेवरेट है, उसका कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि ऑकर ये सॉलिड या गैस की तरह ऑकर करते हैं, लेकिन ब्रोमीन जो है लिक्विड होता है, ठीक है बच्चों। चलो आगे लिख लो, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन आपको पता ही होगा आपके पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। ग्रेफाइट कार्बन का फॉर्म होता है, ठीक है। तो लिख लो कि जनरली बैड कंडक्टर बट ग्रेफाइट, एक्सेप्शन वाली सारी चीजें। नॉन सोनरस होता है, प्रॉपर्टीज लिखते चलो, थोड़ा थोड़ा याद करना बस, एक्सेप्शन से याद रखना। नॉन सोनरस होता है, ठीक है।
ग्रेफाइट बेटा एक कार्बन का ही है, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन के दो फॉर्म है, एलोट्रॉपिक फॉर्म बोलते हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म मतलब केमिकल फॉर्मूला सेम रहे लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उनको एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो आगे आपको जब कार्बन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम बताएंगे कार्बन के दो पॉपुलर एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड। एलोट्रॉप का मतलब केमिकल फॉर्मूला सेम होना लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर होना वो अलग अलग होना, ठीक है ना, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे चले। नॉन सोनरस होता है बच्चों, देखो जो एक बात कॉमन सेंस की है कि जो उसका उल्टा होगा, मेटल का उल्टा, वो सारा प्रॉपर्टी नॉन मेटल का होगा, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन बात ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है एक्सेप्शंस पे। लो बच्चों, ये देखो एक और एक्सेप्शन आ गया आयोडीन का। ठीक है ना, कि सारे नॉन मेटल नॉन लस्टरस होते हैं, उनमें साइन नहीं होता है, लेकिन आयोडीन के अंदर साइन होता है। जितना एक्सेप्शन है सब इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितना एक्सेप्शन है सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नीचे वाला मत लिखना, नीचे वाले को, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो गई, नीचे वाले को नोट करके लिखना, प्रॉपर्टी में मत लिखना, नोट करके लिखना। नीचे वाले को नोट करके लिखना कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं एसिडिक होते हैं। नोट करके लिख लेना बच्चों इसको। मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। बच्चों ये हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। बेसिक ऑक्साइड का मतलब इसको पानी में घुलाओगे तुरंत बेस मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो ऑक्साइड है उनका एसिडिक नेचर होता है, जैसे ये पानी में घुलेंगे तो ये एसिड बना लेते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब नॉन मेटल ऑक्साइड के ही पानी में घुलाने पे एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण एसिड रेन होता है। ठीक है ना, तो बस ये लिखो, ये ध्यान दो, ज्यादा परेशान मत हो, आगे रिएक्शन इसके आएंगे कि जो मेटल होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बने। बच्चों जब भी आपने बेस पढ़ा हो, जैसे आप पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो बेस के साथ हमेशा मेटल आया था कि नहीं आया था? देखिए जैसे आया था NaOH, जैसे आया था MgOH ट्वाइस, आया था ना, तो ये सब बेस थे, तो बेस के साथ हमेशा क्या आए थे? मेटल आए थे, है ना। KOH, ठीक है, KOH, तो इसके साथ हमेशा क्या आया? मेटल आया। तो बेस के साथ हमेशा क्या आता है? मेटल आता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर मैं लिखता हूं Na2O, ये मेटल का ऑक्साइड है, या MgO, ये मेटल का ऑक्साइड है ना, तो ये सब ऑक्साइड किस नेचर के होंगे? बेसिक नेचर। इनका नेचर क्या होगा? बेसिक, बेस होगा। ये इनको पानी में घुला दोगे तुरंत बेस मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी एसिडिक नेचर में जैसे देख लो H2SO4, H2SO4, HNO3, इन सब में देखो H तो रहेगा ही क्योंकि एसिड है। इसके बाद ज्यादातर आपको क्या मिले? नॉन मेटल मिले। नॉन मेटल मिले जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? नॉन मेटल है, तो आपको नॉन मेटल मिले। तो नॉन मेटल हमेशा एसिड बनाते हैं। जैसे बच्चों इसी का एक कारण है कि जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बच्चों जब अभी बारिश होती है तो यही, जब बारिश होगी तो जैसे आप पॉल्यूटेंट ज्यादा हो गया, पॉल्यूटेंट जैसे आपके पेट्रोल से सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है। अगर पेट्रोल हो, केरोसिन हो, उसको बर्न करते हैं, या फिर आप किसी भी लकड़ी को बर्न करते हैं, काउडंग को बर्न करते हैं, काउडंग समझ रहे ना, उपले होते हैं ना गोबर वाले, उनको बर्न करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में SO2 भी रिलीज होता है। और साथ में बच्चों नाइट्रोजन, बहुत सारे फैक्ट्रीज है जिनसे NO2 भी रिलीज होता है। तो बच्चों इसके कारण होता क्या है कि जब रेन होगा, जब पानी नीचे गिरेगा, तो SO2 पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा और NO2 पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बना, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। और ये दोनों मेन कंपोनेंट होते हैं एसिड रेन के। एसिड रेन जानते हैं क्या मतलब? आसमान से एसिड गिरना, ठीक है ना। तो बच्चों जैसे क्या होता है कि आपको बोला था, मैंने पहले भी एग्जांपल आपको बताया होगा कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए क्योंकि उसमें आसमान से एसिड गिरता है, जो भी NO2 और SO2 है उसका जो सस्पेंडेड फॉर्म है वो नीचे गिरता है। ताजमहल को बताया था कि ताजमहल धीरे धीरे अपने लश्कर को, चमक को खोता जा रहा है। उसका रीजन क्या है? उस पर एसिड रेन। एसिड रेन किसके साथ होता है? कैल्शियम के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम है। तो खैर मैं आपको ये बता रहा हूँ, आगे हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे यहाँ एसिड रेन आया तो याद, बस याद ये रखना है कि मेटल का बेसिक ऑक्साइड होता है और नॉन मेटल का एसिडिक ऑक्साइड होता है, ठीक है ना।
अब बच्चों हम चलेंगे, हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बच्चों यहाँ कुछ समझने में पीछे अभी तक जो पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, बस केवल एक्सेप्शन एक्सेप्शन याद रखना है, किसका क्या एक्सेप्शन है वो याद रखना है बस। पिछले अभी तक जो पीछे पढ़ा उसमें कुछ बस कुछ नहीं है, बस एक्सेप्शन है। बच्चों फिर से मैं बता रहा हूँ कि वैलेंसी सबको क्लियर होना चाहिए। वैलेंसी आप पीछे की भूलिए मत, क्या क्या वैलेंसी, जैसे सोडियम की +1 होती है, मैग्नीशियम की +2 होती है, ये सब भूलिए मत, ये सब आपको यहाँ हमेशा पूरे केमिस्ट्री में काम आएगा। कैल्शियम की +2 होती है, पढ़ा है कि नहीं, ये सब आगे पढ़ा ना। आयरन की +2 और +3 दोनों होती है, तो एल्युमिनियम की +3 होती है, पढ़ा ना। फिर यहाँ काम आएगा, कार्बोनेट CO3 -2 होता है, सल्फेट SO4 -2 होता है कि नहीं, नाइट्रेट NO3 -1 होता है, ठीक है ना, याद रखना है ये सब। OH हाइड्रोक्सी ग्रुप OH- होता है, ठीक है कि नहीं, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, फ्लोरीन माइनस, ये सब होगा क्या होगा, माइनस होगा, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। पोटेशियम K+, ये सब आपको याद रखना है बच्चों। इसमें क्या होता है कि जब आप आयंस जानते हैं ना, तो किसी चीज को बनाना आसान होता है। H जो है दोनों फॉर्म में होता है, लेकिन आप ज्यादातर H आपको प्लस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे अगर आपसे पूछूं सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, H के ऊपर एक प्लस है, सल्फेट के ऊपर दो माइनस है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा H2SO4। तो गेस करना बस आसान हो जाएगा, आप आयन का साथ कभी मत छोड़ना, मतलब किसका क्या वैलेंसी होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। पिछले पहले चैप्टर से लेकर आखिरी तक बता रहा हूँ। बेरियम, बेरियम का क्या होता है +2, है ना, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता था। लेड, लेड का क्या होता है +2, एक और प्रेसिपिटेट बनता था लेड आयोडाइड का, पीले रंग का येलो कलर का लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनता था। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता था, क्या कलर होता था, व्हाइट कलर का होता था प्रेसिपिटेट। तो ऐसे मतलब याद रहना, धीरे धीरे देखो, बहुत सारे बच्चों को इसमें से याद होगा बहुत सारा चीज, क्योंकि बेरियम सल्फेट कई बार लिख चुके होंगे, सोडियम सल्फेट कई बार लिख चुके होंगे, तो धीरे धीरे आपको चीजें याद हो जाएगी। आप बहुत परेशान इसके लिए नहीं होइएगा, ठीक है ना, वो चीजें आपको परेशानी इसके लिए होने की जरूरत नहीं है। चलें बच्चों, क्लियर, मतलब आयंस आपको याद होनी चाहिए, मैं बस आपको ये बता रहा था। अब डायरेक्ट हेडिंग आ रही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखो, जब कभी भी कोई टॉपिक पढ़ो तो उस टॉपिक में देखते जाना, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है तो उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखना है। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है बच्चों, रिएक्शन विद एयर, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, रिएक्शन विद वाटर। ऐसे दिमाग में पहले ये आइडिया हो जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ना है, रिएक्शन विद एयर यानी O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। दूसरा क्या पढ़ना है, रिएक्शन विद वाटर। तीसरा बच्चों, तीसरा ठीक है बैलेंसिंग तो हो जाएगा। तीसरा बच ये दो ही रिएक्शन, एक और रिएक्शन, अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ा है कि नहीं, फर्स्ट चैप्टर, मतलब एक मेटल होता है वो हाई रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से हटा देता है, ठीक है ना, ये भी हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज इसमें वापस से घूम के आएगा। तो ये आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बस 3 पढ़ना है, जिसमें हम सबसे पहले एयर के साथ फिर वाटर के साथ पढ़ेंगे रिएक्शन, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, कौन किसके सॉल्ट से किसको रिप्लेस करता है। तो डायरेक्ट स्टार्ट करें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इसके अंदर सबसे पहला लिखे बेटा रिएक्शन विद एयर या रिएक्शन विद ऑक्सीजन, बच्चे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इंद्रजीत आ गया क्या, पता नहीं मिला।
डन बच्चों? नहीं, पहले लिख लिया ना, मेटल का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। बच्चों अब देखो इसके बहुत जरूरी बात, कौन कैसे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि सोडियम और पोटेशियम विगरसली रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, और ये मैं पहले बता चुका हूँ एग्जांपल लेके। लेकिन ये बात याद रखना है कि जैसे बोलेगा कि विच मेटल रिएक्ट विगरसली विद एयर, तो आपको याद रखना कौन विगरसली रिएक्ट करता है, सोडियम और पोटेशियम। फिर दूसरा पॉइंट कि ये चारों का नाम याद रखना है, ये मेटल के साथ स्लोली रिएक्ट, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी की सब लाइन है, ये स्लोली रिएक्ट करते हैं मेटल का। जैसे बोलेगा चार चार ऑप्शन दे देगा बेटा, और उसमें बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट स्लोली विद एयर, वो आपको याद रखना है। हाँ बेटा कुंजल बताओ। तो लेकिन केरोसिन ऑयल में भी तो थोड़े पार्टिकल्स हो सकते हैं ऑक्सीजन के, तो नहीं बेटा, केरोसिन ऑयल में, जैसे केरोसिन ऑयल में ऑक्सीजन कैसे पार्टिकल होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन केरोसिन ऑयल में बहुत कम होता है। थोड़ी स्पेस में अगर ऑक्सीजन हो। बेटा सोडियम को आप जैसे ही बाहर निकालेंगे वो आग पकड़ लेगा, लेकिन बेटा उसको प्रिजर्व केरोसिन ऑयल में कर सकते हो, उसके अंदर ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है या होती ही नहीं है, ना के बराबर। डिजॉल्व ऑक्सीजन बेटा वाटर में ज्यादा होता है, इसी वजह से एक्वेटिक लाइफ सांस ले पाती है। लेकिन उसके केरोसिन के अंदर ऑर्गेनिक लिक्विड है ना, उसके अंदर आपको डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों याद रखना है कौन विगरसली रिएक्ट, ये नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा कि विच मेटल रिएक्ट विगरसली विद एयर, तो आपको याद रखना है सोडियम। ये अभी जो पढ़ा रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों, इसमें रटना ही रटना है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। और आपको याद रखना है, और ये सब जो लाइन अभी लिखी ये एनसीईआरटी से एग्जैक्टली उठाई हुई लाइन, एनसीईआरटी से। अब जैसे देखो ऐसा नहीं है कि बस इतने ही स्लो रिएक्ट करते हैं, और भी हैं जो स्लो रिएक्ट करते हैं, लेकिन आपको उतना जानना है जितना आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, ठीक है ना। बाकी और भी हैं जो स्लो रिएक्ट करते हैं ना, तो ये भी लिखो, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड रिएक्ट स्लोली विद एयर एंड फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर किसकी होगी, उनके ऑक्साइड की होगी। प्रोटेक्टिव लेयर किसकी होगी, उनके ऑक्साइड की होगी, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट, अच्छा रिएक्ट करना और बर्न करने में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिंग एंड बर्निंग और कंबशन। बच्चों जब आप किसी चीज को बर्न करते हैं तो आपको इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ता है। इग्निशन टेम्परेचर मतलब जैसे आप किसी चीज को जलाओगे तो माचिस जलाना पड़ता है कि नहीं जलाना पड़ता, या फिर जैसे कुछ भी आपको ऑन करना पड़ेगा तब जाके वो जलेगा। तो जब आपको इग्निशन टेम्परेचर देना पड़े, देखो कोई भी चीज को जलने के लिए तीन चीज चाहिए होता है। क्या क्या चाहिए होता है, एक फ्यूल चाहिए होता है, एक ऑक्सीजन चाहिए होता है, और एक इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। बेटा अगर जैसे मान लो कि मैं ऐसे कैंडल रख दूं, ऑक्सीजन भी है, फ्यूल भी है, कैंडल के अंदर फ्यूल है कि नहीं है, लेकिन फिर भी वो जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि आपने उसको क्या नहीं दिया, इग्निशन टेम्परेचर। तो उसको क्या चाहिए होता है, इग्निशन टेम्परेचर। तो जब आप इग्निशन टेम्परेचर किसी को प्रोवाइड करते हैं, अब जो होता है उसको हम बोलते हैं बर्निंग और कंबसन। अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्निंग और कंबसन। लेकिन अगर आपने उसको इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर बैठती गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन। वो रिएक्ट किया है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिएक्शन जैसे रस्टिंग, जब रस्टिंग होता है तो उसमें आग लगाते हैं क्या, लेकिन फिर भी फेरिक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन, और जैसे देखो अभी आगे आएगा कि मैग्नीशियम कैन बर्न, तो यहां लिखा है रिएक्ट। तुम समझो रिएक्ट और बर्न दे आर नॉट द सेम थिंग। मैग्नीशियम रिएक्ट भी करता है और मैग्नीशियम एयर में बर्न भी हो सकता है। और जब ये बर्न होता है तो चैप्टर नंबर 1, जब ये बर्न होता है तो डेजलिंग लाइट होती है और साथ में व्हाइट एश बचता है। व्हाइट एश किसका बचता है, व्हाइट एश नीचे बचता है चाइना डिश में, देखा था कि नहीं। मतलब बताया होगा ना कि जैसे अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, जब आप लैब में जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट आपके साथ कराया जाएगा। मैग्नीशियम रिबन को पहले क्लीन किया जाएगा। क्लीन क्यों किया जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है वो हट जाए। किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, किसी के स्कूल में हुआ मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट, किसी के स्कूल में नहीं हुआ, यस सर। हुआ ना। तो मैग्नीशियम रिबन को लेके पहले मैग्नीशियम रिबन को आपको सैंड पेपर से क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। ध्यान से सुना करो बात, अब क्वेश्चन आया था
कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन विद सैंड पेपर बिफोर कंबशन। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो चुकी है और हमें तो मैग्नीशियम को बर्न करना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर ऊपर फॉर्म हो चुकी है, तो उसको हटाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सैंड पेपर। तो सैंड पेपर से हटा दिया, अब मैग्नीशियम को बर्न। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चों याद रखना, बर्निंग और रिएक्शन में अंतर समझ में आया? बर्निंग में यू हैव टू गिव द इग्निशन टेम्परेचर, रिएक्शन में ऐसे ही हो जाएगा। तो बच्चों देखो, मैग्नीशियम रिएक्ट भी करता है, मैग्नीशियम बर्न भी करता है डैजलिंग लाइट के साथ, और साथ में बच्चों व्हाइट एश ऑक्साइड का बचता है। पहले चैप्टर में है कि जब आप मैग्नीशियम को जलाओगे तो मैग्नीशियम डैजलिंग व्हाइट लाइट के साथ जलेगा और नीचे जो रेसिड्यू होगा वो व्हाइट कलर का होगा, और व्हाइट कलर का रेसिड्यू किसका होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। ठीक है ना बच्चों, ये बात याद रखेंगे आप। ठीक, ये मैग्नीशियम वाला पॉइंट याद रखना कि ये मैग्नीशियम बर्न भी कर सकता है और ये रिएक्ट भी कर सकता है ऑक्सीजन के साथ। तो दोनों बात लिख लो, मैग्नीशियम कैन। बच्चों इसमें वही पॉइंट जानबूझ के लिखा हूं जो एनसीईआरटी को पढ़ के उनसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट किया गया है। ठीक है ना, केवल उनको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। ठीक है ना, देखो और भी केमिस्ट्री लिमिटेड नहीं है मैं, लेकिन इतना बता रहा हूं। तो केमिस्ट्री लिमिटेड नहीं तो हम कितना पढ़े? आप उतना पढ़ो जितना आपके बुक में है, आप उन एग्जाम्पल को याद रखो जो बुक में है। ठीक है ना, अदरवाइज इसका कोई अंत नहीं। मतलब अभी पढ़ते चले जाओगे तो आगे भी तो पढ़ते ही रहना है, इनऑर्गेनिक आती ही जाएगी, लेकिन फिर भी आपको जितना आपके बुक में उतना आपको चीजें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आयरन और कॉपर ये बर्न नहीं करते एयर में, ये एयर में बर्न नहीं करते, लेकिन बच्चों ये ऑक्सीजन की लेयर का फॉर्म कर सकते हैं। जब ये लिखा है कि हॉट आयरन फीलिंग बर्न व्हेन स्प्रिंकल्ड ओवर फ्लेम, जब ये वैसे बिना मतलब का, लेकिन जैसे गरम आयरन फीलिंग का मतलब समझते हो? जैसे आयरन का पाउडर बना दे क्रश करके, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े कर दे, इतना कट क्रश कर दे कि पाउडर हो जाए। पाउडर कैसे हो जाएगा आयरन का? आयरन का पाउडर या आयरन फीलिंग्स कैसे हो जाएगा? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, वो आयरन फीलिंग्स कहलाएगा। तो आयरन फीलिंग्स को जब फ्लेम के ऊपर स्प्रिंकल किया था तब वो जाके जलता है। अदरवाइज आयरन और कॉपर दोनों ही जलते नहीं है। लेकिन क्या ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं? क्या आयरन ऑक्साइड नहीं बनाता है? क्या कॉपर ऑक्साइड नहीं बनाता है? बनाता है बेटा। आयरन के ऑक्साइड को ही तो रस्टिंग कहते हैं। आयरन का जो ऑक्साइड है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है ना, कॉपर लंबे समय बाद काला हो जाता है। अगर कॉपर होता है तो लंबे समय बाद काला हो जाता है। काला क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो होता है ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए कॉपर काला हो जाता है लंबे समय बाद। तो ऐसी बात नहीं है, बर्निंग की बात किया तो आयरन और कॉपर दोनों बर्न नहीं करते, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं समझना है कि वो रिएक्ट नहीं करते। ठीक है बच्चों, लिख लो जितने पॉइंट्स इसमें हैं, लिख लो बच्चों, काम ज्यादा है, याद करते चलो। ये लास्ट वाली लाइन कि बच्चों प्लैटिनम गोल्ड ये ना रिएक्ट होते हैं ना बर्न करते हैं एयर के साथ। प्लैटिनम और गोल्ड ना तो रिएक्ट करते हैं ना तो बर्न होते हैं एयर में, प्लैटिनम और गोल्ड दोनों। ठीक है ना, इसीलिए हनुमान जी ने जब रावण की लंका जलाई तो और चमकने लगा। क्यों चमकने लगा था? क्योंकि अगर सल्फर वगैरह फॉर्म भी हुआ था तो SO2 बन के उड़ गया था और क्लीन हो गया था ये, और चमकने लगा था। ठीक है, सिल्वर के ऊपर अगर मान लो सल्फर वगैरह या लोहे गोल्ड के ऊपर थोड़ा बहुत सल्फर की परत भी बन गई हो, वो क्या हो गया? तो गर्म हीट होके उड़ गया था, तो लंका और चमकने लगी थी। ठीक है ना बच्चों, प्लैटिनम जैसे आपको मैंने एक बार बताया था, सिल्वर प्लैटिनम एंड गोल्ड। बच्चों सिल्वर चुप, सिल्वर भी लिख लेना, सिल्वर लिखा है ना, सिल्वर प्लैटिनम और गोल्ड। बच्चों जैसे आपको मैंने बताया था ना, जैसे अगर कोई मेजरमेंट होता है पूरी दुनिया में, तो दुनिया में मेजरमेंट कैसे होता है? जैसे 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है तो ये किसने डिसाइड किया कि 1 kg का वेट उतना ही होगा? हमने बताया था, आपको कभी बताया होगा कि पूरी दुनिया की यूनियन बैठी, उसको बोलते हैं IUPAC। ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी एक यूनियन है। तो इन्होंने सब लोगों ने डिसाइड किया केमिस्ट्री में, बाकी फिजिक्स की भी इसी तरह से यूनियन है।
तो इन लोगों ने डिसाइड किया भाई 1 kg किसको कहेंगे, तो लोगों ने एक सैंपल उठाया और बोला कि आज के बाद इसको 1 kg कहेंगे और इसी के फॉर्म में हम बाकी वेट को स्टडी करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो किसी ने डिसाइड किया कि 1 kg, अब मान लो कोई बोलता कि 10 ग्राम, जो आज का 10 ग्राम है उसको कोई 1 kg बोल के चला जाता, उस समय लोगों ने मिलकर डिसाइड किया होता, तो आज क्या जो 10 ग्राम है उसको हम 1 kg कह रहे होते। तो कुछ वेट लिया, उसका नाम 1 kg रख दिया, तो हम सब लोग उसको 1 kg मानने लगे। तो लोगों ने बोला अच्छा ये तो बात ठीक है, हमने तो डिसाइड कर लिया, लेकिन ये जो मैसेज है कि इतने वेट को 1 kg कहना है, ये दुनिया तक कैसे जाएगा? तो लोगों ने कहा कि हम बनाएंगे सैंपल। क्या बनाएंगे? सैंपल। सैंपल बनाएंगे, तो सैंपल बोले किस मेटल का बनाए, क्योंकि अगर आयरन का सैंपल बना दिया तो आयरन का सैंपल बनाने से आयरन तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जंग लग जाएगा, तो जंग लगने के बाद लोहा भारी हो जाएगा, तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा 1 किलो का वजन बढ़ता जाएगा। ठीक है कि नहीं भाई? उसी को तो कॉपी करके सारे देश बनाएंगे 1 kg का अपना सैंपल बनाएंगे। तो लोगों ने बोला प्लैटिनम का बना लो, प्लैटिनम और टेल्यूरियम होता है उसका बना लो। तो उसमें क्या होता है, प्लैटिनम जो होता है वो किसी के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना, नहीं करता है किसी के साथ रिएक्ट। अगर किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं कर रहा है तो इसको बनाएंगे तो अच्छा है, बनाया तो अच्छा है ना। 1 kg किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो 1 kg का सैंपल प्लैटिनम का बना के फ्रांस में रखा हुआ है। उस सैंपल से जैसे किसी कंट्री को 1 kg का बाट चाहिए, तो ऐसा 1-1 kg का सैंपल उससे कॉपी करके बना के सबको बांट दिया गया, और सब देश में अब 1-1 kg। फिर आपको जैसे बाट खरीदना पड़ता है, बाट अब ठीक है कि तुम लोग पत्थर वत्थर रख के जोड़ जाड़ के बना देते हो, लेकिन 1 kg का जो बाट होता है वो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका लाइसेंस होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने मनमानी 1 kg बना दो, उसकी लाइसेंसिंग होती है, एकदम प्रॉपर नाप तोल के होता है। और एक फिक्स समय बाद बाट को यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? तो बाट को यूज करोगे रस्टिंग हो जाएगा, उसके अंदर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो तुम्हारा 1 kg भारी होता जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब भाई हम तो ऐसा नहीं, प्लेटिनम महंगा मेटल है, तो ऐसा नहीं कि हम पूरा प्लेटिनम का बना के 1 kg डिस्ट्रीब्यूट करते, पॉसिबल नहीं। तो हम लोग आयरन का ही बनाते हैं भाई, आयरन वाला ही तो आता है आपके पास, लेकिन वो कॉपी उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, प्लेटिनम का है। और ठीक है ना, अब तो और बदल गया, अब तो मैं कभी आप जब पढ़ेंगे 12th में तो मैं आपको बताऊंगा, अब तो उसकी डेफिनेशन और बदल देगी, उस सैंपल को भी हटा दिया गया, अब दूसरे फॉर्म में 1 kg मेजर किया। तो कभी आगे बात आएगी उसकी तो हम करेंगे, ठीक है ना, समझ में आया ना। सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड ये किसी के साथ रिएक्ट जनरली नहीं करते, लेकिन अभी एयर की बात हो रही है, तो बच्चों ना तो ये एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना तो ये एयर के साथ बर्न होते हैं, ना तो ये एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना तो एयर के साथ बर्न होते हैं, ठीक है बच्चों। इसी में स्टार करके नोट करके एक बात लिखना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सुनो एक बात बच्चों, एक बार बताओ, मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? अभी बताया था मैंने, मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक या बेसिक? बेसिक होता है। तो बताओ मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करना चाहिए कि बेस के साथ? कॉमन सेंस बताओ। एसिड के साथ करना चाहिए ना, एसिड के साथ करना चाहिए, तो यानी मेटल के जितने भी ऑक्साइड हैं वो जनरली किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ। समझ आ रहा है बेटा? मेटल के जितने भी ऑक्साइड हैं वो जनरली एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑक्साइड हैं जो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, उन्हीं ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या है, बेसिक, तो उसको रिएक्ट किसके साथ करना चाहिए, एसिड के साथ। तो करना चाहिए, तो कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड है जो बेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ये दो होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, और ये गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बहुत बार एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बच्चों देखो, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना, एग्जाम्पल बस दो ही है बच्चों, दोनों एग्जाम्पल को एकदम प्रेम से याद रखना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। और दोनों एग्जाम्पल भी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन बच्चों HCl के साथ कराया है, वो भी देख लो क्या बनेगा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन NOH के साथ भी कराया है, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, मैं नाम लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इसको पढ़ते बेटा सोडियम एल्यूमिनेट,
एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ALUMINATE, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट कर लिया, सोडियम एल्यूमिनेट। बच्चों जिंक वाले का भी इक्वेशन लिख लो, जिंक वाले का भी एक इक्वेशन लिख लो, जिंक वाले का इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, लिख लिया, जिंक वाले का भी इक्वेशन लिख लो, जिंक ऑक्साइड प्लस HCl लिखो। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, ZnO, Zn के ऊपर +2 होता है और O के ऊपर -2, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, ZnO प्लस HCl। प्रोडक्ट बताओ क्या क्या होगा, प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, ZnCl2 ZnCl2 करेक्ट बेटा, और वाटर, plus H2। हाँ तो बेटा इसका कंपाउंड बनेगा ZnCl2 प्लस H2O, बैलेंस कर लेना, ठीक है ना, ZnCO2 प्लस, सॉरी ZnCl2 प्लस H2O, ठीक है, कर लेना बैलेंस, इसको छोड़ दो अपने से, बैलेंस कर ले, जगह छोड़ दो लेकिन कर लेना, इसको बैलेंस कर लेना अपने से। क्या करोगे, चलो कर ही लो, नहीं तो छोड़ दोगे तुम लोग, करो फटाफट बैलेंस। बच्चे इसको 2 कर दो और यहाँ भी 2 लगा दो, यहाँ नहीं, यहाँ ठीक है, तो नहीं बस हो गया, हो गया ना, 2 लगा दो हो जाएगा, 2HCl बैलेंस हो गया, ठीक, Zn के ऊपर लगाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, ZnO 2HCl लगा दो हो जाएगा बैलेंस। आगे चलें बच्चों, इसका बेस के साथ वाला रिएक्शन भी कर लो, इसका बेस के साथ, जैसे अभी ये जिंक का किसका रिएक्शन हुआ, एसिड के साथ, वो तो ऑब्वियस है, वो तो करना ही चाहिए। बच्चों इसमें आश्चर्य की बात कौन सी वाली है, इन दोनों रिएक्शन में आश्चर्य ऊपर वाला है या नीचे वाला, मतलब सरप्राइज क्या है, मतलब कौन सा ऐसा है जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर है, भाई नॉर्मली तो HCl के साथ वाला, या नॉर्मल कौन सा, एबनॉर्मल कौन सा है, Al2O3 का कौन सा बिहेवियर एबनॉर्मल है, सेकंड वाला। सेकेंड वाला बेटा, वो तो खुद में बेस है, बेसिक ऑक्साइड होता है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो करना ही चाहिए, लेकिन वो जो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये वाला इसका बिहेवियर एबनॉर्मल है, ये स्ट्रेंज बिहेवियर है, दिस इज स्ट्रेंज। इसी वजह से ऐसे ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जो दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, दिमाग में एकदम पूरा बैठ जाना चाहिए, एबनॉर्मल बिहेवियर है। बच्चों उसका ये एग्जांपल लिखने के बाद जिंक वाला वो लिख लेना, फिर जिंक वाला बेस वाला रिएक्शन भी मैं आपको लिखवाता हूँ, ZnO प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो, ZnO प्लस NaOH, तो बच्चों यहां जो बनता है उसको कहेंगे Na2ZnO, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट प्लस H2O, प्लस H2O, नोट कर लो, इसको बोलेंगे क्या पढ़ेंगे, इसको लिख लेना नाम इसका, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट। इसका क्या बेटा, बेटा देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड लिखा तो दो ही ऑक्साइड होते हैं, एक एल्युमिनियम का ऑक्साइड और एक जिंक का, तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड का 2 एग्जांपल लिख लिया, मतलब एग्जांपल लिख लिया कि ये एसिड के साथ भी कर रहा है, बेस के साथ भी। दूसरा है जिंक, इसका भी कर लो, दो दो इक्वेशन एग्जांपल लिख लो, ये देखो एल्युमिनियम का तो लिखा ही हुआ है, जिंक वाला नहीं लिखा हुआ है कि जिंक ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करता है, तो मैंने जिंक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन यहां लिख दिया है, बेस के साथ रिएक्शन यहां लिख दिया है। और नाम याद रखना, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट। इतना जितना पढ़ा है डाइजेस्ट कर लोगे, कोई दिक्कत है यहां तक डाइजेस्ट कर लोगे,
ठीक है ना, इनऑर्गेनिक है। लेकिन आज के आज याद करना, नेक्स्ट क्लास सैटरडे को, या अगर सैटरडे को आऊंगा मैं टेस्ट तो लूंगा ही, उससे पूछूंगा भी मैं, सैटरडे को मैं पूछूंगा भी, ठीक है ना, सैटरडे को मैं खुद पूछूंगा कि ये सब चीजें एक्सेप्शंस क्या है, कौन क्या है, ये सब चीजें धीरे धीरे पढ़ेंगे। नहीं तो अगर पढ़ाना होगा चैप्टर तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हालांकि इसके अंदर रिफाइनिंग वगैरह थोड़ा थोड़ा वो भी देखेंगे, लेकिन बच्चों जितना पढ़ाया उतना ध्यान होना चाहिए, क्योंकि रट्टाफिकेशन ज्यादा है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये इसमें शुरू से लेके लास्ट तक चीजें आपको रटनी है, कौन मेटल है, कौन कौन मेटल लिक्विड है, ये सब चीजें आपको याद रखनी, ठीक है ना। लेकिन ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अगर जिसको जो भी डाउट होगा, ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको ग्रुप पे मिल जाए, मतलब प्लेलिस्ट पे मिल जाए। अपनी प्लेलिस्ट आप लोग चेक करते रहा कीजिए। अब मैं ग्रुप में पोस्ट नहीं करता वीडियो, लेकिन वीडियोज अपडेट होती रहती है। जो आपका ग्रुप है उससे वीडियोज अपडेट होती रहती है, प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट को आप रेगुलरली चेक किया कीजिए, साइंस की भी और मैथ्स की, ठीक है ना। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही रहने दो, इससे ज्यादा क्योंकि मैं नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि अब रिएक्शन विद वाटर आ जाएगा, उसमें भी 3 केस है कि कौन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कौन नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कौन स्टीम के साथ रिएक्ट, और तीनों मेटल के नाम याद रखना। समझ रहे हो कि नहीं, समस्या है, समझ रहे हो, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल्स को खूब याद करना होगा, चीजें याद रखनी पड़ती, बहुत सारी चीजें याद रखनी, इसलिए इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन इसका जरूरी है। अभी तक जितना पढ़ाया था उतना याद रखना, रिएक्शन विद वाटर और बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग भले 1-2 क्लास लेंगे, फिर इसमें खत्म कर देंगे, फिर आपके बायो का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। शायद आपको बायो हो सकता है मैम पढ़ाएं, एक मैम, ठीक है ना। केमिस्ट्री फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन बायो हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी की मैम, ठीक है ना, क्योंकि बायो मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ाता जरूर हूँ, लेकिन बायो मेरा कोर सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री है, जिसमें फिजिक्स मेरा बहुत मेजर है। क्लियर है बच्चों? यस। हाँ, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, बायो आप लोग का बहुत कम होता है, इसीलिए पढ़ाने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को समझ के समझाने में, ठीक है ना। तो अभी बस ये चैप्टर कंप्लीट के लिए मोस्ट प्रॉब्ली आपको जो केमिस्ट्री बायो का अगला चैप्टर होगा मैम, मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।